Hi folks, so in this video I am going to cover a company called Northern Arc Capital. ठीक है, Northern Arc Capital is a NBFC player and इनका अगर देखो स्पेसिफिकली मेजरली देखो तो तीन चार सेगमेंट्स है, मेजॉरिटी ऑफ द AUM आता है जो भी उनका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है दैट कम्स फ्रॉम 2 to 3 मेन सेगमेंट, दैट इज MSME वाला सेगमेंट है, मतलब जहाँ पे उनको बिजनेस लोन्स देते हैं, एवरेज टिकट साइज 3-4 लाख, 3.5-4-5 लाख के आसपास हो गए एंड इट कैन गो अप टू 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के आसपास। फिर दूसरा एक कंज्यूमर वाला सेगमेंट है, मतलब जो पर्सनल लोन वाला जो सेगमेंट है, एंड एक तीसरा है दैट इज़ रूरल फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है। ठीक है, तो अब ये वी ऑल नो दैट माइक्रो फाइनेंस में तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। ठीक है, मतलब वी आर सिटिंग इन Q4, Q1 से प्रॉब्लम्स आर स्टार्टेड एंड नाउ इट हैज़ नाउ स्टार्टेड टू स्टेबलाइज एंड अभी इम्प्रूव होना चालू हुआ है। ठीक है, तो ये तीन जो मेजरली सेगमेंट है एंड इनके दो मीडियम्स है, मतलब कहाँ से ये लेंडिंग करता है। सो एक उनका है D2C, मतलब डायरेक्ट टू द कस्टमर्स, तो लाइक उनका जो सोर्सिंग है ऑफ द लोन एंड सब, तो नॉर्दर्न नाग खुद ही सोर्स करेगा वो लोन अमाउंट। एंड दूसरा एक इंटरमीडिएट रिटेल वाला सेगमेंट, तो उसमें क्या होता है बेसिकली एक B2B समझ लो। B2B मतलब दूसरे दे टाई अप विथ अदर बैंक्स, अदर NBFCs, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहाँ से वो लेंडिंग करते हैं। उनका प्लेटफॉर्म्स भी है, सो दे हैव 2 to 3 प्लेटफॉर्म, लाइक एक उनका एक मतलब एक वहाँ से भी फी इनकम आता है। तो दो हो गया, दो मीडियम, एक हो गया D2C एंड एक हो गया इंटरमीडिएट रिटेल। तो जब ये स्टार्ट हुआ था मतलब एट अराउंड 2021 में के आसपास, उनका मेजरली जो आता था वो इंटरमीडिएट रिटेल जो B2B बोलते हैं, तो वहाँ से उनका अराउंड 81% ऑफ द AUM वहाँ से आता था एंड 19% वो डायरेक्ट खुद से करता था। नाउ दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम द B2B टू B2C, मतलब D2C जो बोलना है आपको। तो अभी मेजरली वहाँ से अभी 52% आता है एंड इंटरमीडिएट रिटेल कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 48%। एंड इन कमिंग फ्यू ईयर्स दे आर टारगेटिंग भी कि भाई दे वांट टू इंक्रीज द D2C वाला सेगमेंट टू 60% के आसपास। अभी 52 है एंड कमिंग 2 to 3 ईयर्स 60-70% के आसपास जाएगा। तो मतलब जितना ज़्यादा D2C में जाएगा द बेटर मार्जिन्स, तो मतलब बेटर मार्जिन ROE का नंबर ऊपर जाएगा। तो ये उनका बेसिकली देखो तो ये जो सेगमेंट्स है वहाँ से द एक दो सेगमेंट्स है एंड द मीडियम्स फ्रॉम वेयर दे डू लेंडिंग। अभी इनका AUM का साइज देखो तो दैट स्टैंड एट 13,600 करोड़ पे आसपास एंड उनका AUM का ग्रोथ आया कितना 16% YY। उनका पहले गाइडेंस था टू ग्रो एट 25% के आसपास का ग्रोथ गाइडेंस दिया था Q1 Q2 में। Q3 में बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे सब कंपनीज को, इनको ही नहीं, कोई भी माइक्रो फाइनेंस वाले में देवर डी ग्रोइंग देयर बुक। ठीक है, तो एक जगह से आप डी ग्रो कर रहे हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट टू ग्रो एट 25%, क्योंकि दूसरे सब सेगमेंट को 40-45% के आसपास ग्रो करना पड़ेगा। सो उन्होंने गाइडेंस कम करके 15 to 20% कर लिया एंड दे एट लास्ट इन द Q4 फॉर FY26 दे ग्रू बाय 16% YOY। एंड कमिंग अहेड मतलब in FY25, sorry, in FY26 they are expecting to grow at 22 to 25%। तो इनका AUM का गाइडेंस है कि टू ग्रो बाय 22 to 25%। डिसबर्समेंट का ग्रोथ देखो तो दैट वाज 33% YOY। उनका PPOP का ग्रोथ था, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट ग्रो बाय 46% YOY। ठीक है, सो फॉर FY25 अच्छा ग्रोथ आया था PPOP में भी। उनका नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर Q4 ऑफ FY25 दैट ग्रो बाय 39% एंड पैट वॉज मतलब 0% ग्रोथ, फ्लैट था ऑन अ YOY बेसिस फॉर फुल ईयर। ठीक है, अभी ये क्यों हुआ, उनको मतलब उनको वन टाइम प्रोविजंस बताने पड़े थे, क्योंकि गाइडलाइंस के हिसाब से, RBI के रूल्स के हिसाब से उनको जो प्रोविजन बताने पड़ते हैं, तो उन इससे उसके वजह से उनका पैट में मतलब फ्लैट था पैट। अगर वो प्रोविजन अगर निकाल दो, क्योंकि वन टाइम ही था, तो दैट वाज 15% ग्रोथ है पैट में भी, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है इन दिस डिफिकल्ट सिनेरियो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना माइक्रो फाइनेंस स्पेस एंड MSME में भी, मतलब छोटे छोटे टिकट साइज वाले जो कस्टमर्स हो गए, लाइक आप देखो 3.5 लाख के आसपास जो कस्टमर्स का एवरेज टिकट साइज होगा, वहाँ पे थोड़ा उनको हेडविंड है, मतलब वहाँ पे भी थोड़ा एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रहा है। सो आप देखो द कंपनीज लाइक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, उन्होंने भी गाइडेंस कम कर दिया था फ्रॉम Q2, क्योंकि वो पहले गाइडेंस क्या गया 30% के आसपास ग्रोथ था, और उन्होंने कम करके 25% के आसपास कर दिया।
अभी इनका एक हो गया इंटरेस्ट इनकम आता है, तो मेजरली जो कर रहा है तो ये लोन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वो सेगमेंट में प्रेजेंट है। एंड दूसरा एक है उनका फ़ी इनकम वाला सेगमेंट। तो फ़ी इनकम में क्या आ जाए, तो दे हैव उनका AIF PMS है, ठीक है। तो वहाँ से दे मैनेज फंड्स ऑफ देयर इन्वेस्टर्स, तो वहाँ से वो 1.1% के आसपास का फ़ी इनकम वहाँ से आता है पूरे अगर AUM में देखूँ तो। फिर उनका एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी है, बॉन्ड इन्वेस्टिंग करना है तो दैट इज़ बाय द नेम ऑफ Altifi.ai करके जो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से वो लेंडिंग करता है। मतलब वहाँ से वो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट दे हैव डिजाइंड फॉर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स एंड वो सब सेगमेंट में, सिक्योरिटीज़ में। एंड दूसरा और एक सेगमेंट है दैट इज़ प्लेसमेंट वाला सेगमेंट। तो उनका एक प्लेटफॉर्म है निम्बस करके, तो वहाँ से वो प्लेसमेंट्स वाला सेगमेंट समझ। प्लेसमेंट क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखो तो दे अगर एक कोई भी एग्जांपल जैसे अगर समझाओ तो कोई भी अगर छोटा NBFC जो है, दे आर इन नीड ऑफ द फंड्स, ठीक है। तो मतलब उनको अगर एक उनको भी एसेट्स अंडर AUM बिल्ड करने के लिए दे नीड फंड्स, राइट। तो कहाँ से वो फंड्स जनरेट करेंगे, तो दे विल अप्रोच नॉर्दर्न आर्क को अप्रोच करेंगे। नॉर्दर्न आर्क विल पिच द अदर इन्वेस्टर्स, लाइक उनके अगर प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट जो भी इन्वेस्टर्स हो गए बड़े बड़े, दे विल पिच देम देयर बिजनेस, जो भी मतलब जो 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 NBFC को नीड है फॉर द फंड्स, वो उनका सब बिजनेस आइडिया, उनका क्वालिटी, उनका पास्ट हिस्ट्री, वो सब डिस्कस करके दे विल रेज द फंड्स फॉर द NBFC। वो फंड उनको दे देंगे एंड इंस्टेड दे विल गेट अ कमीशन, ठीक है। एक फ़ी इनकम बोल सकते हो। तो जहाँ से फ़ी इनकम आएगा तो दैट कैन हेल्प टू बूस्ट अप देयर निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। तो वो एक मतलब एक अच्छा कैटेगरी है एंड वहाँ पे भी मतलब ग्रोथ अच्छा आ रहा है। तो ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है, बट हाँ स्टिल इंटरेस्ट इनकम वाला जो लेंडिंग AUM है दैट इज़ अराउंड 13,600 करोड़ के आसपास। उनका एसेट क्वालिटी देखो तो इट इज़ स्टिल मच बेटर कंपेयर टू अगर आप दूसरे NBFCs देखो इन दिस स्पेस, क्योंकि बहुत जो प्रॉब्लम्स हो गए थे इसलिए। एंड इनका अगर देखो तो रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, मतलब टेक पे भी बहुत काम कर रहे हैं एंड दे आर बिल्डिंग अपॉन दैट। तो इनका GNPA देखो तो इट स्टैंड एट 0.93% वर्सेज 0.9 क्वार्टर एंड क्वार्टर, मतलब वेरी वेल मैनेज्ड एसेट क्वालिटी, ठीक है। NNPA स्टैंड एट 0.36, लास्ट क्वार्टर भी 0.36 था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखो तो 9.1% था वर्सेज 8.3 ऑन अ YOY बेसिस फॉर FY25 वर्सेज FY24। एंड क्वार्टर एंड मतलब फॉर Q4 का देखो, FY25 Q4 का इट स्टैंड एट 10% वर्सेज 8.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आया। फिर उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो बोलना है आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो था उनका मतलब जो खर्चे हो गए ब्रांचेस के, नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, उनके सैलरीज, तो ये सब उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे आ जाता है। तो वो भी कम हुआ, अराउंड 3.6% हो गया वर्सेज 4% क्वार्टर YOY देखो तो FY25 वर्सेज FY24। एंड उनका ROE का नंबर थोड़ा डिक्लाइन हुआ था, मतलब सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गया था दिस क्वार्टर टू अराउंड 4.5% वर्सेज 15.8% अगर देखो तो ये एक वन ऑफ द रीज़न वॉज कि भाई इनका इक्विटी डाइल्यूट हुआ था, क्योंकि उनका भी अभी रिसेंटली IPO आया था, तो उनका नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इंक्रीज हो गया। तो बेसिकली आपका जो न्यू ROE का फॉर्मूला है बेसिकली आपका जो प्रॉफिट है पैट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड आपका जो नेटवर्थ है कंपनी का। तो नेट प्रॉफिट सडनली रोज एट अ हायर रेट कंपेयर टू द पैट एंड पैट का ग्रोथ आया ही नहीं, क्योंकि प्रोविजंस हो गए थे। तो इनका ROE का नंबर अभी इट इज़ वेरी म्यूटेड, 4.5% के आसपास है वर्सेज 15.8। तो मतलब इट इज़ गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन करेंटली, बट हमें ट्रैक करना है व्हेन दिस साइकिल टर्न्स, ठीक है। तो इट विल बी वन ऑफ द बेनिफिशियरी फॉर दैट, ठीक है। तो मतलब फॉर ट्रैकिंग एनी NBFC हमें मेन तो 2-3 चीज़ ही देखने, एक हो गया क्रेडिट कॉस्ट, एक हो गया ROE का डायरेक्शन, क्रेडिट कॉस्ट का डायरेक्शन, एंड दूसरा हो गया आपका AUM का ग्रोथ कितना आ रहा है, ठीक है। तो एंड उनका अगर देखो तो अभी लेवरेज जो गियरिंग जो बोलना है, तो दैट स्टैंडर्ड अराउंड 2.9x के आसपास है। दे आर गोइंग टू इम्प्रूव टू अराउंड 4.5x हो जाएगा। तो ROE का अगर फॉर्मूला देखो, ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज होता है, ठीक है। अभी जैसे जैसे लेवरेज बढ़ेगा इट विल हेल्प टू बूस्ट अप देयर ROE नंबर। तो ROE का नंबर आगे जाके इंप्रूव हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है बट इट कैन इम्प्रूव गोइंग अहेड। एंड दे हैव ऑल्सो गाइडेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ अराउंड 22 to 25%, मतलब डिसेंट ग्रोथ है पूरे इंडस्ट्री के सेगमेंट से देखूँ तो इट इज़ गुड ग्रोथ नंबर।
फिर अगर उनका अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखो दैट स्टैंड एट 34.5, लास्ट क्वार्टर 39% था, तो वहाँ पे भी कट डाउन हुआ है। एंड उनके ब्रांचेस देखो तो दे हैव अराउंड 360 ब्रांचेस एंड वाई देखो तो 316 ब्रांचेस थे। तो पूरे अगर साल में देखो तो दे हैव एडेड 44 न्यू ब्रांचेज इन FY25। उनका अगर जो यील्ड देखो तो यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच नॉर्दर्न आर्क विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स, तो दैट स्टैंड एट अराउंड 16.9% वर्सेज 16.8 YOY। एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग 9.1% है, लास्ट ईयर देखो तो 9.2 था। एंड अभी RBI जो अभी रेपो रेट का जो कट्स कर रहे हैं तो उनका 75% ऑफ द बोरोइंग जो करता है, मतलब जहाँ से वो फंड उठाता है 75% ऑफ द जहाँ से वो फंड उठाता है दैट इज़ लिंक टू द रेपो रेट। मतलब अगर रेपो रेट इज़ नाउ करेंटली अराउंड 6%, अगर वो कम होता है तो 75%, मतलब इट विल सिग्निफिकेंटली हेल्प टू इम्प्रूव यार निम्स गोइंग अहेड। ठीक है, तो स्प्रेड आ गया आपका 7-8% एंड आगे आपका जो फीस इनकम ऐड हो जाता है तो निम्स करेंटली यार 9% वर्सेज 8.3% YOY। उन्होंने निम्स का भी गाइडेंस दिया है कि इन कमिंग फ्यू ईयर्स उनका जो निम्स है नेट इंटरेस्ट मार्जिन इट वुड बी अराउंड 11% के आसपास, क्योंकि वो अभी D2C वाला सेगमेंट स्केल अप कर रहा है। ठीक है, तो मतलब खुद से ही लेंडिंग कर रहा है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, B2B नहीं है, अभी इंटरमीडिएट रिटेल पे ज़्यादा फोकस नहीं है, तो D2C वाले में ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो दैट कैन हेल्प टू इम्प्रूव मार्जिन। एंड दूसरे से रेपो रेट भी कट हो रहे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगा। एंड अगर यील्ड वहाँ पे ही रहते हैं, ठीक है, अगर अगर मतलब रेट विल ड्रॉप डाउन बट नॉट एट द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ बोरिंग का रेट जो डिक्रीज हो रहा है, तो निम्स वहाँ पे भी इम्प्रूव हो सकता है। उनका क्रेडिट कॉस्ट ये दिस क्वार्टर इट वॉज सिग्निफिकेंटली हायर। ठीक है, तो अगर देखो क्रेडिट कॉस्ट फॉर दिस क्वार्टर वॉज 6% वर्सेज 2.5% क्वार्टर क्वार्टर। तो अभी उनका माइक्रो फाइनेंस के डिवीजन में तो प्रॉब्लम था ही। ठीक है, एंड उनका छोटे टिकट साइज लोन्स ऑफ द स्मॉल टिकट साइज लोन ऑफ द MSME वाला स्पेस, तो MSME कॉन्ट्रीब्यूट टू 19% ऑफ द EUM, कंज्यूमर वाला 25% के आसपास है, रूरल वाला उन्होंने ड्रॉ डाउन करके अभी 8% के आसपास आ गया। एंड दूसरा जो बाकी है दैट इज और B2B वाला IR वाला इंटरमीडिएट रिटेल वाला। तो मेजरली अगर देखूँ तो उनका अभी कंज्यूमर वाले सेगमेंट से ही आ रहा है, MSME में थोड़ा इशू है बट नॉट अ मेजर इशू। एंड माइक्रो फाइनेंस में इट हैज ऑल द साइंस आर दैट कि भाई बॉटम आउट हो रहा है वो साइकिल। उनका गाइडेंस फॉर क्रेडिट कॉस्ट फॉर FY26 जो है दैट इज इट वुड बी अराउंड 2.4 to 2.5%। फिर उनका ओपेक्स का गाइडेंस जो अभी अराउंड 3.6 है, उन्होंने वही गाइडेंस दिया है 3.7 to 3.8% के आसपास। एंड AUM ग्रोथ टू 22 to 25%। ROA का नंबर इन द कमिंग फ्यू ईयर्स इट वुड रीच अराउंड 3.5 to 4% एंड लेवरेज 4 to 4.5x हो सकता है। मतलब ROE का नंबर अगर देखूँ, ROE क्या होता है, ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज। तो अगर मिनिमम भी देखूँ 3.5 into 4 आप ले लो, 14.5, 15%, 16% के आसपास आ जाना चाहिए। अभी तो करंटली अगर पूरे साल का अगर ROE नंबर देखो इट वॉज 10% वर्सेज 14.5%, तो ROE का नंबर आगे जाके इम्प्रूव हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं, तो वो हमें ट्रैक करना है। ठीक है, मतलब अच्छा कंपनी है। एंड इनका वैल्यूएशन भी देखूँ तो इट इज़ 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ही ट्रेड कर रहे हैं, मतलब चीप है वैल्यूएशन, क्योंकि ये टाइम ग्रोथ भी कम था। लास्ट क्वार्टर उन्होंने गाइडेंस कम कर दिया था, तो वो एक इशू है। बट नाउ गोइंग अहेड दे हैव इम्प्रोवाइज देयर गाइडेंस। ROE का नंबर का गाइडेंस भी अच्छा है, अभी इनडायरेक्टली बोला है कि आगे जाके इम्प्रूव होगा, डायरेक्टली कोई गाइडेंस नहीं है। मार्जिन का भी बोला है कि इम्प्रूव होगा, दैट इज ROE एक्रेटिव। तो एंड ऑल्सो क्रेडिट कॉस्ट का भी 2.4 के 2.5 है, दैट इज़ रीजनेबल कंपेयर टू उनका, क्योंकि कंज्यूमर वाला थोड़ा अनसिक्योर्ड भी है, तो इट इज़ गुड कंपनी टू ट्रैक। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।